गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, और जो टॉपिक हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं ये बीएससी पार्ट फर्स्ट जूलॉजी के तीसरे पेपर सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स इसका एक टॉपिक है। तो आज हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया के इंट्रोडक्टिव पार्ट के बारे में बात करेंगे, और आज के लेक्चर में बेसिकली हमारा डिस्कशन रहेगा माइटोकॉन्ड्रिया की खोज के बारे में, उसकी हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। दूसरी जो डिस्कस आज के लेक्चर में हम लोग करेंगे वो डिस्कस करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। उन कोशिकाओं की बात करेंगे जिनमें माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होती हैं, उन कोशिकाओं की भी बात करेंगे जिनमें माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित हैं, एब्सेंट हैं, और फिर हम बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर के बारे में, संरचना के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो जो पहली जानकारी जो हमें होनी चाहिए वो ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा कोशिका अंग है जिसके चारों ओर, डायग्राम में आप देख भी सकते हो, दोहरी झिल्ली का आवरण उपस्थित होता है। तो हमने उस दिन बात की थी कि एक यूकैरियोटिक कोशिका की बात अगर करते हैं, दो प्रकार की कोशिकाएं हैं, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। तो बात कर रहे हैं यूकैरियोटिक सेल की। तो अगर एक यूकैरियोटिक सेल की बात हम लोग करते हैं तो उस यूकैरियोटिक सेल में 3 प्रकार के कोशिका अंग मौजूद होते हैं। कुछ कोशिका अंग ऐसे हैं जिनके चारों ओर ऐसे दोहरी झिल्ली का एक आवरण उपस्थित होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया ऐसे ही एक कोशिका अंग का एग्जाम्पल है, उदाहरण है। नंबर 2, दूसरे प्रकार के कोशिका अंग ऐसे हैं जिनके चारों ओर एकल झिल्ली का आवरण, सिंगल मेम्ब्रेन है। तो हमने एक लेक्चर तैयार किया था लाइसोसोम के बारे में, वो इसी कैटेगरी का एक कोशिका अंग है। तीसरा, ऐसे कोशिका अंग भी हैं जिनके चारों ओर
किसी भी प्रकार का कोई आवरण नहीं है, ना दोहरी झिल्ली का आवरण है और ना ही एकल झिल्ली का आवरण है। तो जो राइबोसोम है कोशिका में, वो इस कैटेगरी का एक उदाहरण है। तो अगर हम इन कैटेगरियों की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा कोशिका अंग है जो दोहरी झिल्ली से आवरणित होता है। तो डबल मेम्ब्रेन उससे आवरणित कोशिका अंग है माइटोकॉन्ड्रिया। इसका एक मतलब ये भी निकलता है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है, जीवाणुओं की जो कोशिकाएं हैं, उनमें तो ऐसा कोई कोशिका अंग होता ही नहीं है जिसके चारों ओर किसी भी प्रकार की कोई झिल्ली हो। तो इसका मतलब ये निकलता है कि माइटोकॉन्ड्रिया की उपस्थिति यूकैरियोटिक कोशिका की विशेषता है। एक प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया पूर्णतया अनुपस्थित होगी, उसमें ये कोशिका अंग नहीं होगा। एक चीज। नंबर 2, दूसरी बात ये कि यूकैरियोटिक कोशिकाएं भी कई प्रकार की हैं। तो क्या सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया है? इस पे बात करते हैं। तो यहां एक चीज हमें ध्यान देनी है, माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध एटीपी सिंथेसिस से है। एक चीज ये याद रखिए। और एटीपी का जो निर्माण ये माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, इससे इसको हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के नाम से जानते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया में बेसिकली ये वाली क्रिया हो रही है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, एटीपी सिंथेसिस। ये मेन फंक्शन है माइटोकॉन्ड्रिया का। और इस काम को करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया में एक सिस्टम है, उस सिस्टम को हम कहते हैं पीटीएस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र है। इसका मतलब केवल वे कोशिकाएं जिनमें ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता हो, यानी केवल उन कोशिकाओं की बात करें यूकैरियोट में भी। तो पहली चीज तो क्या क्लियर की कि प्रोकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, यानी ये कोशिका अंग केवल और केवल यूकैरियोटिक सेल की विशेषता है। दूसरी मैं बात ये कर रहा हूं कि यूकैरियोटिक सेल में भी केवल वे कोशिकाएं जिनमें ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता, यानी एटीपी बनता हो, और वो भी इस क्रिया द्वारा, केवल उन ही यूकैरियोटिक कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होगी। तो यहां एक चीज आती है, ऑक्सीडेटिव का मतलब है ऑक्सीजन उपयोग में आए, यानी
केवल वे कोशिकाएं जिनमें एरोबिक रेस्पिरेशन हो, ऑक्सी श्वसन की क्रिया हो, केवल उन कोशिकाओं में ही माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होगी। तो उपस्थिति के बारे में बात की हमने। तो पादप कोशिकाएं, जंतु कोशिकाएं, लेकिन शर्त क्या रखी हमने? जिनमें ऑक्सी श्वसन हो, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की क्रिया हो, एटीपी बने, केवल उन ही यूकैरियोटिक कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होती है। ओके, आगे बात करते हैं। अब डिस्कवरी के बारे में थोड़ी सी डिस्कस में करूंगा। कॉलीकर एक वैज्ञानिक था सबसे पहले। तो कॉलीकर नामक वैज्ञानिक ने पेशियों के अंदर मसल्स जो हैं उनमें पहली बार माइटोकॉन्ड्रिया को देखा और उस संरचना को नाम दिया सार्कोसोम। तो आज भी जो पेशी कोशिका है, मसल सेल है, उनकी जो माइटोकॉन्ड्रिया है उन्हें आज भी हम किस नाम से जानते हैं? सार्कोसोम के नाम से जानते हैं। तो सार्कोसोम जो शब्द है इसे कॉलीकर नामक वैज्ञानिक के द्वारा पहली बार प्रयोग में लिया गया। सार्कोसोम पेशी कोशिका में उपस्थित माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। एक चीज हुई। उसके बाद कॉलीकर के बाद दूसरा वैज्ञानिक था अल्टमान। अल्टमान ने माइटोकॉन्ड्रिया के लिए जो शब्द काम में लिया वो शब्द था बायोप्लास्ट। तो माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट के नाम से भी जाना जाता है और बायोप्लास्ट शब्द अल्टमान के द्वारा प्रयोग में लिया गया। उसके बाद तीसरा वैज्ञानिक आया बेंडा, सी बेंडा। बेंडा ने पहली बार इस संरचना को नाम दिया माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया से संबंधित ये तीन वैज्ञानिक हैं। सबसे पहला वैज्ञानिक कॉलीकर था। कॉलीकर ने ही माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी की है, इसकी खोज की है। अल्टमान नामक वैज्ञानिक ने माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट ये नाम दिया और जो माइटोकॉन्ड्रिया नाम है ये नाम सी बेंडा नामक वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया। अब कुछ इंटरेस्टेड बात कि माइटोकॉन्ड्रिया की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं, थोड़ा सा डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर को। तो यहां मैंने एक डायग्राम माइटोकॉन्ड्रिया का ड्रॉ किया है। देखते हैं इसको कि माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो मैंने पहले भी कहा माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली से आवरणित कोशिका अंग है। तो आप देखोगे कि माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना में ये दो झिल्लियां हैं। आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ये बाहर वाली जिसे मैंने व्हाइट कलर से रिप्रेजेंट किया। अंदर जो रेड कलर वाली है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन दिख रहा है। तो दो झिल्लियां हैं
दोनों के नाम दे दिए। OMM आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, IMM इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। अच्छा, यहां एक चीज आप और देखना, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन और जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, इनके बीच में एक गैप है, एक स्पेस है। दिख रही है ये स्पेस आपको? इस स्पेस को इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस या पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, इसे पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करते हैं कि जो IMM है, अंदर वाली मेम्ब्रेन है, अंदर वाली मेम्ब्रेन ने क्या किया, कुछ अंगुली नुमा, ये फिंगर लाइक आउटग्रोथ, अतिवृद्धियों का निर्माण किया है। IMM की इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की ये जो अंगुली नुमा अतिवृद्धियां हैं, फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स हैं, इन्हें क्रिस्टी कहा जाता है। अगर एक है तो क्रिस्टा, खूब सारे हैं तो क्रिस्टी। तो रेड कलर से मैंने कुछ आउटग्रोथ्स, अतिवृद्धियां बनाई हैं यहां पर, ये क्रिस्टी कहलाती है। अच्छा, इन क्रिस्टी पर हम क्या देखते हैं, कुछ दाने जैसे, कुछ पार्टिकल्स, कुछ कण ऑक्सीसोम कहलाएंगे। ऑक्सीसोम फॉस्फोराइलेशन की इकाई है। क्लियर? यहीं पर ETS जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो प्रेजेंट है। अब यहां एक चीज और याद रखें कि कोई भी कोशिका कितनी एक्टिव है, ये निर्भर करेगा उसके द्वारा बनाए गए ATP के द्वारा। ज्यादा ATP बना रही है, इसका मतलब कोशिका ज्यादा एक्टिव है। वो कम ATP बना रही है, इट मीन्स कोशिका की एक्टिविटी थोड़ी कम है, स्लो एक्टिविटी है। तो कोशिका की सक्रियता, एक्टिविटी कम है, ज्यादा है, ये डिपेंड करता है उस कोशिका के द्वारा बनाए गए ATP के द्वारा। ATP इस क्रिया द्वारा बनते हैं, इसके लिए ETS चाहिए, और वो सब कहां है, ऑक्सीसोम यानी क्रिस्टी पर। यानी किसी कोशिका की सक्रियता निर्भर करेगी कि उस कोशिका में जो माइटोकॉन्ड्रिया है, उसमें जो क्रिस्टी है, उनकी संख्या कम है या ज्यादा है उस पर, और उन क्रिस्टी का आकार, आकृति कैसे है। मान लो किसी कोशिका की माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिस्टी की संख्या ज्यादा, क्रिस्टी ज्यादा, कोशिका की एक्टिविटी भी ज्यादा। क्रिस्टी कम है मतलब कोशिका की एक्टिविटी भी कम होगी। इज दैट क्लियर? तो ये सब कुछ निर्भर करेगा क्रिस्टी की संख्या पर, क्रिस्टी के आकार और आकृति पर डिपेंड करता है। ओके, अगली बात ऑक्सीसोम के बारे में कल और डिस्कस करेंगे हम। माइटोकॉन्ड्रिया में हम क्या देखते हैं, जैसा एक प्रोकैरियोटिक कोशिका का DNA होता है, सर्कुलर, वलयाकार, डबल स्ट्रैंडेड, दिख रहा है आपको, इसे हम माइटोकॉन्ड्रियल DNA, mtDNA के नाम से जानते हैं। इसके अलावा इनके खुद के राइबोसोम है जिन्हें M राइबोसोम, ये 55S प्रकार के राइबोसोम होते हैं, वो भी प्रोकैरियोटिक से समानता रखते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया में खुद का DNA है, खुद के राइबोसोम है। तो माइटोकॉन्ड्रिया कुछ प्रोटीनों का निर्माण करती है और कुछ
प्रोटीन केंद्रक बना देता है, केंद्रक में डीएनए है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को अर्ध स्वायत्त कोशिका अंग, सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें खुद का डीएनए, खुद के राइबोसोम है, तो कुछ प्रोटीनों का ये स्वयं निर्माण कर लेगा जो इसके लिए काम की है, और कुछ प्रोटीन केंद्रक का जो डीएनए है, न्यूक्लियस में जो डीएनए है, उसके द्वारा बना दी जाती है। तो आज हमने माइटोकॉन्ड्रिया के इंट्रोडक्टिव पार्ट के बारे में बात की। कल इसकी संरचना में ऑक्सीसोम के बारे में बात करेंगे, ईटीएस के बारे में बात करेंगे, और माइटोकॉन्ड्रिया के क्या क्या फंक्शंस हैं वो हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।